दोस्तों नमस्कार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 66 पेज का सवाल है और इसी 66 पेज से आपको जब 10 नंबर मिल रहे हैं तो आपको ये मेहनत करनी चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा आपके लिए लाइन बाय लाइन पढूं। जिनको सच में अंदर घुस के पढ़ाई करनी है उनके लिए ये वीडियो रामबाण रहेगी, क्योंकि यहाँ से जो हम सीखेंगे वो कमाल की बातें होंगी। कितना भी डीप क्वेश्चन बन जाए हम उसका जवाब देने में सक्षम होंगे। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग नहीं देखना चाहते ये वीडियो उनसे मैं सवाल पूछूंगा बाद में। इस वीडियो के अंत में डीप सवाल रहेगा, अंदर का सवाल रहेगा और वो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप भी ध्यान से देखो। लंबी वीडियो रहेगी चलेगा, लेकिन भाई 10 नंबर यहाँ श्योर शॉर्ट हैं। श्योर शॉर्ट 10 नंबर हैं और उसको हम अगर इग्नोर कर देंगे भाई तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, पिछली बार 5 मार्क्स का आया था एनईपी, इस बार 10 मार्क्स का है तो डीप तो आएगा इस बार सवाल। प्लस सेकंड टाइम है यूमारस का तो एक्सपीरियंस भी हो गया है इनको सवाल पूछने का। तो डीप में जब भी कोई संस्था जाती है सवाल पूछने में तो वो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है ना वहीं से सवाल उठाती है, और अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े हो तो बहुत कुछ मिस हो जाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मेहनत करने जा रहा हूँ, इसके लिए आप एक लाइक कर सकते हो। उससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं डिमांड कर रहा हूँ। बस डिमांड आपसे एक दूसरी अगर है भी तो यही कि मन लगा करके सिर्फ सुनते जाओ। ध्यान से सुनोगे केवल तो आपका उद्धार हो जाएगा। ना नोट्स बनाना है ना कुछ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसका इंट्रोडक्शन है। एजुकेशन इज़ फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल। अच्छा, जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आती है मैं समझाऊंगा तो वैसे हिंदी में ही, लेकिन पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही हिंदी में है। ठीक है, आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना है, आराम से मिल जाएगा, फिर पढ़ते जाना है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। बाकी अगर आप मेरी बातें सिर्फ सुनते ही हो आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए ईजी हो जाए इसीलिए मैं इंग्लिश वाली चीज़ को हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा, दोनों का काम हो जाएगा। एजुकेशन इज़ फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल। ये पता है हमको, अगर फुल ह्यूमन पोटेंशियल तक पहुंचना है तो एजुकेशन के अलावा कोई और चारा है नहीं, यही फंडामेंटल है। डेवलपिंग एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी एंड प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। हाँ, यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब साफ साफ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। इतनी सारी चीज़ें उन्होंने लिख दी। साफ साफ आप देखोगे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, सोशल जस्टिस की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है, साइंटिफिक एडवांसमेंट की बात हो रही है। आप देखो ये सब चीज़ें किस चीज़ से कनेक्ट कर रही हैं। ओवरऑल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो रही है कंट्री लेवल पे। और इसी चीज़ को जब हम छोटे लेवल पे बोलते हैं तो एनईपी का फोकस जब हम देते हैं किस पे जाता है, एनईपी का फोकस जो चाइल्ड होता है ना, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, और उसका भी जो मेन मोटिव है वो है 360 डिग्री डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो जब हम 360 डिग्री डेवलपमेंट करेंगे चाइल्ड का तो इंडिया का भी 360 डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, साइंटिफिक एडवांसमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन, कल्चरल प्रिजर्वेशन। और क्या चाहिए भाई। यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मैक्सिमाइजिंग आवर कंट्रीज रिच टैलेंट्स। हमारे कंट्री के जो रिच टैलेंट्स हैं एंड रिसोर्सेज फॉर द गुड ऑफ द इंडिविजुअल। हम ही सबकी भलाई के लिए हो रहा है ना, सोसाइटी की भलाई के लिए हो रहा है, देश की भलाई के लिए हो रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे और देश के लेवल पे एंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि भाई इंडिया जो है वो भला कर सकती है दुनिया का, और ये तो अब पूरा विश्व मान ही रहा है। इंडिया विल हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल इन द वर्ल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। ये याद रखना, इंडिया विल हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल इन द वर्ल्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड। आने वाले दशक में, ठीक है, इंडिया के पास होगी हाईएस्ट पॉपुलेशन जवान लोगों की। एंड आवर एबिलिटी टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू देम विल डिटरमिन द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। और हम किस तरीके से उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हम कितने काबिल बने हैं उनको हाई क्वालिटी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में, वही डिटरमिन करेगी हमारे देश का भविष्य। तो ये था इंट्रोडक्शन, जहाँ से हमें लगभग बातें पता चल चुकी हैं कि एनईपी का कोर फोकस कहाँ पर रहेगा। बाकी जब आप सवाल पे जाओगे तो पहला सवाल यहाँ पर आएगा कि जो ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कौन सा पार्ट है। तो 4th नंबर का गोल है
ऐसे मान लो 4th पार्ट उसी पे डिस्कशन में लाया गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2030 का एजेंडा क्या बनाया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसको इंडिया ने 2015 में अडॉप्ट किया था। यहाँ पर है कि इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल बाई 2030। फॉर ऑल की बात हो रही है, याद रखिएगा, फॉर ऑल स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल बाई 2030, ये है SDG गोल नंबर 4। सच अ लॉफ्टी गोल, इतना बड़ा गोल विल रिक्वायर द एंटायर एजुकेशन सिस्टम टू बी रिकन्फिगर्ड। बिल्कुल पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम को ही रिकन्फिगर करना पड़ेगा टू सपोर्ट एंड फोस्टर लर्निंग सो दैट ऑल ऑफ द क्रिटिकल टारगेट्स ऑफ गोल SDGs ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड। बिल्कुल इसी के लिए हो ही रहा है कि हम मतलब इतनी मेहनत अगर कर रहे हैं तो किस चीज़ के लिए, कि जो 2030 का एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको हम अचीव कर सकें। आगे बढ़ें। द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग रैपिड चेंजेस इन द नॉलेज लैंडस्केप। बिल्कुल ये तो आपने देखा ही होगा, दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है, स्पेशली नॉलेज के लैंडस्केप में। अच्छा, इसकी हिंदी बड़ी मज़ेदार लिखी है, आपको दिखाना चाहूँगा। देखो यहाँ पर ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखो रैपिड चेंजेस तेजी से परिवर्तन होना, और जैसे हमने बोला ना कि अंडरगोइंग, तो यहाँ पर गुजर रहा है। कितना बढ़िया हिंदी में समझ में आ जाता है। तो इसीलिए कभी कभी हिंदी भी पढ़ना आसान हो जाता है इस चीज़ को समझने में। नहीं तो हमको लगेगा क्या मेंटेनेंस का काम हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, अपने अपने हिसाब से आदमी समझ लेता है। विथ वेरियस ड्रामेटिक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस सच एज द राइज ऑफ बिग डेटा। अब देखो बिग डेटा की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। मैनी अनस्किल्ड जॉब्स वर्ल्ड वाइड मे बी टेकन ओवर बाई मशीन्स while the need for a skilled workforce particularly involving mathematics, computer science and data science, इन पे ज़्यादा फोकस हो रहा है कि भैया मैथ्स वाले, कंप्यूटर वाले, डेटा साइंस वाले, इनका तो मज़ा ही मज़ा है। लेकिन जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटीज़ की बात करेंगे तो भैया साइंस वाले भी आएंगे, उसमें सोशल साइंस वाले भी आएंगे, ह्यूमैनिटीज़ वाले आएंगे, और इन्हीं सबको मिला के अगर देखो तो लगभग हर कैटेगरी के लोग आ गए, हर कैटेगरी के टीचर्स आ गए, प्रोफेशनल्स आ गए। विल बी इंक्रीजिंगली इन ग्रेटर डिमांड, हर चीज़ डिमांड में रहेगी। कुल मिलाकर के नॉलेज बेस्ड सोसाइटी जब भी बनेगी तो ये सारी चीज़ें आएंगी डिमांड में, ऐसा कहा जा रहा है। विथ क्लाइमेट चेंज, इंक्रीजिंग पोल्यूशन एंड डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, देयर विल बी अ साइजेबल शिफ्ट इन हाउ वी मीट द वर्ल्ड्स एनर्जी। अच्छा, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, और नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर शिफ्ट आएगा इन हाउ वी मीट द वर्ल्ड्स एनर्जी, वाटर, फूड एंड सैनिटेशन नीड्स। किस तरीके से हम खाने को, भोजन को, और जो साफ़ सफाई है उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। अगेन रिजल्टिंग इन द नीड फॉर न्यू स्किल्ड लेबर, नए तरीके के स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, पर्टिकुलरली इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि ये सब दिक्कतें भी आ रही हैं ना, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट साइंस एंड सोशल साइंस, ये सब ऊपर छूटे नहीं थे, मतलब इनकी यहाँ पर विशेष ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर ये बात कही गई है। द ग्रोइंग एमरजेंस ऑफ एपिडेमिक्स एंड पैंडेमिक्स विल ऑल्सो कॉल फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च इन infectious disease management and development of vaccines, and the resultant social issues heightens the need for multidisciplinary learning। कुल मिलाक बात वही है ना कि जब भैया रिसर्च वगैरह होगी तो हम सही से अपनी सुरक्षा भी कर पाएंगे, चाहे वो वैक्सीन्स के माध्यम से हो या मेडिकल रिसर्च अलग अलग फील्ड में हो। ठीक है, देयर विल बी अ ग्रोइंग डिमांड फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट की भी इंडिया में ग्रोइंग डिमांड रहेगी एज इंडिया मूव्स टुवर्ड्स बिकमिंग अ डेवलप्ड कंट्री एज वेल एज अमंग द 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। अच्छा, इंडिया क्या टारगेट कर रही है कि वो एक डेवलप्ड कंट्री बनना जा रही है, बनने की कोशिश कर रही है, और वो दूसरा टारगेट ये कर रही है कि दुनिया की टॉप 3 जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं उसमें अपना नाम बरकरार रखे। ये काम तो बहुत कठिन नहीं है क्योंकि इंडिया देश ही इतना बड़ा है, लेकिन जो दूसरा वाला बात है ना, दूसरी वाली बात कि हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएं, वो भी थोड़ी सी कठिन लग रही है। इंडीड विद द क्विकली changing employment landscape and global ecosystem, it is becoming increasingly critical that children not only learn but more importantly learn how to learn। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। आप देखो कि हम बच्चे को पढ़ना नहीं सिखाएंगे कि चलो बेटा पढ़ लो,
हम उसको ये सिखाएंगे कि सीखते कैसे हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली लर्न हाउ टू लर्न। हम बच्चे को ये सिखाएंगे कि चलो बेटा आपको सीखना कैसे है वो सीख लो। एजुकेशन दस मस्ट मूव टूवर्ड्स लेस कंटेंट, एजुकेशन लेस कंटेंट की बात हो रही है, मोर टूवर्ड्स लर्निंग अबाउट हाउ टू थिंक, कैसे सोचना है क्रिटिकली, और कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, हाउ टू बी क्रिएटिव एंड मल्टी डिसिप्लिनरी, एंड हाउ टू इनोवेट अडेप्ट एंड absorb न्यू मटेरियल इन नॉवेल एंड चेंजिंग फील्ड्स। कैसे आप नई चीज़ों को बिल्कुल अडॉप्ट कर सकते हो, जो कि लगातार फील्ड बदल रही है, उसमें आप नई चीज़ों को कैसे एडजस्ट करोगे, कैसे अडॉप्ट करोगे। अब यहाँ पर आ रही है इंपॉर्टेंट बात, पेडागॉजी मस्ट इवॉल्व टू मेक एजुकेशन मोर एक्सपीरियंशियल। यहीं से शुरुआत हो रही है ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। तो जो हमारी पेडागॉजी है वो ऐसे इवॉल्व करवाई जाएगी या इवॉल्व करेगी, या उसको ऐसे इवॉल्व करना चाहिए कि एजुकेशन को वो एक्सपीरियंशियल बना दे, हॉलिस्टिक बना दे, इंटीग्रेटेड बना दे, इंक्वायरी ड्रिवन बना दे, डिस्कवरी ओरिएंटेड बना दे, लर्नर सेंटर्ड बना दे, डिस्कशन बेस्ड बना दे, फ्लेक्सिबल बना दे, एंड ऑफ कोर्स इंजॉयबल। आखिरी में इंजॉयबल भी डाला गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बन गया कि एजुकेशन या पेडागॉजी किस मतलब एनईपी के तहत पेडागॉजी में किन किन चीज़ों पे फोकस किया गया है, डिस्कवरी ओरिएंटेशन है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हॉलिस्टिक होना चाहिए और इंजॉयबल होना चाहिए, तो आप हो सकता है मार दो और एक जगह ऑप्शन लिखा रहेगा ऑल, तो आप ऑल बट 4 वाला हटा के इक्विटेबल इंजॉयबल हटा दोगे, बाकी सबको रखोगे। तो ये नहीं, आपको यहीं से मिल रहा है ना हिंट कि इंजॉयबल भी है यहाँ पर। द करिकुलम मस्ट, अच्छा देखो हम चौथे पेज पे पहुंच चुके हैं देखते देखते। द करिकुलम मस्ट इंक्लूड बेसिक आर्ट्स, क्राफ्ट्स, ह्यूमैनिटीज, गेम्स, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, language, literature, culture and values in addition to science and mathematics to develop all aspects and capabilities of learners and make education more well-rounded, useful and fulfilling to the learner. Education must build character, enable learners to be ethical, rational, compassionate and caring, while at the same time prepare them for gaining fulfilling employment. अब देखो इतना पढ़ना इसलिए ज़रूरी था ना, अभी तक जो मैंने पढ़ के आपको सुनाया, आप हिंदी में भी 1 मिनट इसको देख लो। देखो यहाँ कुछ कठिन नहीं है, जो करिकुलम होना चाहिए उसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि बेसिक आर्ट्स होनी चाहिए, क्राफ्ट्स होनी चाहिए, ह्यूमैनिटीज़, गेम्स, स्पोर्ट्स और फिटनेस होनी चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, लिटरेचर, कल्चर एंड वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है, इन एडिशन टू साइंस एंड मैथमेटिक्स। इनके अलावा टू डेवलप ऑल एस्पेक्ट्स, जिससे कि सारे जो चीज़ें हैं, सारे एस्पेक्ट्स हैं वो डेवलप हों, कैपेबिलिटी, क्षमताएँ डेवलप हों ऑफ लर्नर्स, और मेक एजुकेशन मोर वेल राउंडेड, और एजुकेशन वेल राउंडेड हो जाएगी, चौतरफा हो जाएगी, यूजफुल। हाँ, चौतरफा मतलब समझ रहे हो ना कि हर एंगल से आपको वो डेवलप कर रही होगी, एंड फुलफिलिंग टू द लर्नर, और लर्नर को मतलब गजब का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही होगी। भाई अगर आप एज अ लर्नर देखो आपके लिए इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप फुलफिलिंग ही फील करोगे ना, आपको लगेगा आप संतुष्ट हो। एजुकेशन मस्ट बिल्ड कैरेक्टर, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात की गई है। एजुकेशन का फोकस किस पे होना चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग पे होना चाहिए, ठीक है, लर्नर को एथिकल बनाने पे होना चाहिए कि वो धोखाधड़ी ना करे, रेशनल होना चाहिए कि वो दिमाग लगा के चीज़ें करे, कंपैशनेट होना चाहिए कि उसके अंदर भावनाएं भी थोड़ी हो रहे हैं कि हाँ भाई गरीब को देखो तो थोड़ा अलग तरीके से, कमज़ोर को देखो तो अलग तरीके से आपको बिहेव करना है, ये नहीं अकड़ दिखाओ उसके सामने, केयरिंग होना चाहिए, वाइल एट द सेम टाइम प्रिपेयर देम फॉर गेनफुल, और उनको इस तरीके से भी तैयार करना है कि उनको सही से काम भी मिल सके, रोज़गार भी मिल सके। हिंदी आप यहाँ से देख सकते हो आसानी से, पेज नंबर 4 तक हम पहुँच चुके हैं। आप देखो रोज़गार और वैश्विक परिस्थिति की में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया कि बच्चे जो कुछ सिखाया जा रहा है उसे तो सीखें ही, और साथ ही वो सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। हमने उस पर बात की थी ना, बच्चे को ये भी सिखाना है कि सीखना क्या है, कैसे सीखना है, ठीक। तो ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। अभी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक। द गैप बिटवीन द करंट स्टेट of learning outcomes and what is required must be bridged through undertaking major reform that bring the highest quality, equity and integrity into the system from early childhood care and education through higher education। और अलग अलग तरीके, भाई इतना तो तरीका आपको निकालना ही पड़ेगा कि आप लर्निंग ऐप को कैसे फुलफिल करोगे। तो क्वालिटी आपको हाईएस्ट देनी पड़ेगी, बराबरी आपको लानी पड़ेगी, और सिस्टम में चीज़ों को इंटीग्रेट कर देना पड़ेगा, यानी कि शामिल कर देना पड़ेगा फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, और बहुत शुरुआत से ही। अर्ली चाइल्डहुड की बात आपसे बताऊं, फ्रॉम बर्थ से ही इसकी शुरुआत हो जाती है, जन्म से ही शुरुआत हो जा रही है ECCE की,
ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, द एम मस्ट बी फॉर इंडिया टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम बाय 2040। ये है क्वेश्चन तगड़ा वाला, ध्यान रखना। एम क्या है, मस्ट बी फॉर इंडिया टू हैव एन एजुकेशन सिस्टम बाय 2040, 2040 तक ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो दैट इज सेकेंड टू नन। सेकेंड टू नन का मतलब है कि जो टॉप पे हो, इंडिया विश्व गुरु बनेगा शिक्षा में, विथ इक्विटेबल एक्सेस टू द हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। यहाँ पर बात ये हो रही है कि सबको बराबरी का हक देते हुए ऐसी हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी जो कि सेकेंड टू नन हो, रिगार्डलेस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। आप किस सोशल बैकग्राउंड से आते हो, किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज द फर्स्ट एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ 21st सेंचुरी। इजी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, फर्स्ट पॉलिसी है। एंड एम्स टू एड्रेस द मैनी ग्रोइंग डेवलपमेंटल इम्परेटिव्स ऑफ आवर कंट्री। बिल्कुल ये तो है ही। दिस पॉलिसी प्रपोजेज द रिवीजन एंड रिवैम्पिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एजुकेशन स्ट्रक्चर। अच्छा, जैसे कहा जाए कि पिछली पॉलिसी से क्या क्या चीज़ें बदली हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ऑल एस्पेक्ट्स को यहाँ पर रिवीजन भी किया गया है, रिवैम्प भी किया गया है, इंक्लूडिंग इट्स रेगुलेशन एंड गवर्नेंस टू क्रिएट अ न्यू सिस्टम दैट इज अलाइन विद द एस्पिरेशनल गोल्स ऑफ 21st सेंचुरी। हाँ, ऐसा भी कहा गया है कि जो एस्पिरेशनल गोल्स हैं 21वीं शताब्दी के, उनको ध्यान में रखा जाए। एजुकेशन इंक्लूडिंग SDG 4, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद ही रखना। वाइल बिल्डिंग अपॉन इंडियाज ट्रेडिशंस एंड वैल्यू सिस्टम, और भारत का जो ट्रेडिशन रहा है, वैल्यू सिस्टम रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें करनी है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेज पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति पे ये फोकस करना चाह रहा है, करता ही है, करेगा ही, करना चाहिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एजुकेशन मस्ट डेवलप नॉट ओनली cognitive capacities but both the foundational capacities of literacy and numeracy and higher order cognitive capacities। तो एजुकेशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपकी बुद्धि का विकास हो जाए, यहाँ पर हो रही है फाउंडेशनल कैपेसिटीज़ भी आपकी डेवलप हों, पढ़ाई की जो आपका गणित वाली समझ है, एंड हायर ऑर्डर कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ भी डेवलप हों, आप ऊंचा अच्छा सोच सको, सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस पर फोकस किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इस पे तो फोकस रहेगा ही कि आप सोशल कैसे रहो, एथिकल कैसे रहो, इमोशनल कैपेसिटीज़ आपकी किस तरीके से डेवलप की जाएंगी, उस पर भी फोकस किया जाएगा, और डिस्पोजिशंस आपके अंदर बरकरार रहें। ठीक है। द रिच हेरिटेज ऑफ एंशियंट एंड एटर्नल इंडियन नॉलेज एंड थॉट हैज़ बीन अ गाइडिंग लाइट फॉर दिस पॉलिसी। अब इस पॉलिसी में जो गाइडिंग लाइट थी वो यहीं से आई है, द परस्यूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान। आपको बता दूं, जब भी आप ज्ञान पढ़ते हो ना, इसको अगर शुद्ध हिंदी में देखा जाए या संस्कृत के एंगल से देखा जाए तो इसको ज्ञान पढ़ते हैं, इसीलिए ZNAN लिखा जाता है ज्ञान को, ज्ञान। ठीक है। विजडम यानी कि प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धि, ट्रूथ मतलब सत्य, वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड इन इंडियन थॉट एंड फिलॉसफी एज द हाईएस्ट ह्यूमन गोल। तो जो हाईएस्ट ह्यूमन गोल था इंडियन सोसाइटी में, पुरानी सोसाइटी में, वो था आपके पास कितनी नॉलेज है, कितनी समझ है, और आप कितना सत्य के करीब हो, सच के करीब हो। और सच वही नहीं कि झूठ और सच वाला, सच का मतलब सीधे यहाँ पर ईश्वर की बात हो रही है, जिसको भी आप मानते हो। ठीक है। और हाँ, कंसिडर्ड इन इंडिया थॉट एंड फिलॉसफी एज द हाईएस्ट ह्यूमन गोल, और यही मनुष्य जीवन का सबसे प्रमुख, सबसे ऊंचा उद्देश्य भी रहा है। द एम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वाज नॉट जस्ट द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एम ये नहीं था कि आपको नॉलेज मिल जाए एज प्रिपरेशन फॉर लाइफ इन दिस वर्ल्ड और लाइफ बियॉन्ड स्कूलिंग, बट फॉर द कंप्लीट रियलाइजेशन एंड लिबरेशन ऑफ द सेल्फ। अच्छा, पढ़ाई इसलिए नहीं होती थी इंडिया में कि आपको इस दुनिया के लिए तैयार करे या फिर स्कूल के बाहर की दुनिया के लिए तैयार करे, लेकिन इसलिए होती थी कि आप खुद को कम्प्लीटली रियलाइज कर लो आप हो कौन, और खुद को मुक्त कर लो। लिबरेशन ऑफ ओन सेल्फ, लिबरेशन ऑफ द सेल्फ की बात होती थी हमारी पढ़ाई में। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस हमारे पुरातन भारत में थे, जैसे कि तक्षशिला हो गई, नालंदा विक्रमशिला हो गई, वल्लभी हो गई, और इन्होंने ऐसा हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई आज तक उसकी दाद देते हैं लोग। मल्टी डिसिप्लिनरी टीचिंग की बात होती थी, वहाँ पर रिसर्च हुआ करते थे, वहाँ पर स्कॉलर्स रहते थे, स्टूडेंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, अक्रॉस बैकग्राउंड ये सब लोग रहते थे, और कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ वो हो करके आते थे भारत में पढ़ाई करने के लिए।
द इंडियन एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस ग्रेट स्कॉलर्स सच एज चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्त, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी एंड थ्रीवल्लुवर among numerous others who made seminal contributions to the world knowledge in diverse fields such as। अच्छा, ये सब जो साइंटिस्टों के नाम हमने देखे। अच्छा, चाणक्य को तो आप जानते होंगे, लेकिन चरक को आप जानते हैं क्या? इन्होंने भाई साहब ऐसा ग्रंथ लिखा है कि हर बीमारी का इलाज इन्होंने आपको बता दिया कई हजार साल पहले। ठीक है, ये हम अपने ऋषि हमारे पुराने ज़माने के हु मेड सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशंस, और किसकी फील्ड में? मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, मेटलर्जी में, मेडिकल साइंस में, सर्जरी में, सिविल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, शिप बिल्डिंग में, नेविगेशन, योगा, फाइन आर्ट, चेस एंड इवन मोर। इंडियन कल्चर एंड फिलॉसफी हैव हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड। दुनिया पे तो इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग रहा ही है इंडिया का, बस इंडिया वाले अपनी वैल्यू खुद नहीं करते हैं। दीज रिच लेगेसीज टू वर्ल्ड हेरिटेज मस्ट नॉट ओनली बी नर्चर्ड। इसको ना ही मतलब सिर्फ केवल हमको नर्चर नहीं करना है और बचा के नहीं रखना है फॉर पोस्टेरिटी, बट ऑल्सो रिसर्च। इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए इस पे, और जो भी हो सके वो हमको करना चाहिए। एंड पुट न्यू यूजेस थ्रू आवर एजुकेशन सिस्टम, और इनको नए तरीके से उपयोग में लाना चाहिए अपने नए एजुकेशन सिस्टम की मदद से। द टीचर मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ द फंडामेंटल रिफॉर्म्स। अच्छा, जैसे कि एजुकेशन के सेंटर में कौन होता है? स्टूडेंट होता है। वैसे ही जब भी फंडामेंटल रिफॉर्म्स होंगे उसके सेंटर में कौन होगा? द टीचर। द टीचर मस्ट बी एट द सेंटर। क्वेश्चन बनेगा भैया यहाँ से। The teacher must be at the center of the fundamental reforms in the education system. The new education policy must help re-establish teachers at all levels as the most respected and essential members of our society. टीचर्स को ही मोस्ट रिस्पेक्टेड और एसेंशियल मेंबर अपनी सोसाइटी का माना जाएगा। टीचर्स को माना ही जाएगा कम से कम, बिकॉज दे ट्रूली, कि वो सच में सेव करते हैं हमारी आने वाली नई जनरेशन को। इट मस्ट डू एवरीथिंग टू एम्पावर टीचर्स एंड हेल्प देम टू डू देयर जॉब एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल। उनको हमें भी प्रेरित करना पड़ेगा कि कितने अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी मस्ट हेल्प रिक्रूट वेरी बेस्ट। अच्छा, नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो हायरिंग होनी चाहिए टीचर्स की, वो बेस्ट की ही होनी चाहिए, ब्राइटेस्ट की ही होनी चाहिए, जिससे कि वो टीचिंग प्रोफेशन में आए। भाई, जब इतनी सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, पैसा मिलेगा, ठीक है, तो बेस्ट ही बेस्ट आएंगे यहाँ पर। जैसे हम सब, हम आप जिनका नाम लिस्ट में आने वाला है अभी कुछ महीने के अंदर। एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पे, बाय इंश्योरिंग लाइवलीहुड, उनकी लाइवलीहुड की बात हो रही है, रिस्पेक्ट की बात, डिग्निटी, ऑटोनॉमी की बात हो रही है, while also instilling in the system basic methods of quality control and accountability। उनकी क्वालिटी पे भी फोकस किया जाएगा और जिम्मेदारी तो उनकी तय ही की जाएगी वो किस तरीके से डील कर रहे हैं। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी मस्ट प्रोवाइड टू ऑल स्टूडेंट्स। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये सभी स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड करेगी? इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, वो कहाँ रहते हैं, ठीक है, a quality education system उनको मिलेगा, विद पर्टिकुलर फोकस ऑन हिस्टोरिकली मार्जिनाइज्ड, डिसएडवांटेज्ड एंड अंडर रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप्स। अच्छा, ज़्यादा फोकस किस पे होगा? जो पहले से हाशिए पे रख दिए गए हैं, डिसएडवांटेज्ड है, उनको एडवांटेज नहीं मिल पाया है, और अंडर रिप्रेजेंटेटेड ग्रुप्स मतलब जिनको ज़्यादा अभी मतलब वो बाहर आके अपना हक नहीं जता पाए हैं, मांगे नहीं हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, उनके यहाँ से कोई नेता नहीं निकला है, उन पे ज़्यादा फोकस होगा। एजुकेशन इज़ अ ग्रेट लेवलर, ये याद रखना है, एजुकेशन इज़ अ ग्रेट लेवलर, ये बात भी कही गई है। एंड इज़ द बेस्ट टूल फॉर अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल मोबिलिटी, इंक्लूजन एंड इक्वालिटी। इनिशिएटिव्स मस्ट बी इन प्लेस टू इंश्योर दैट all students from such groups, despite inherent obstacles, are provided various targeted opportunities to enter and excel in the educational system। देखो यहाँ पर एक ही चीज़ पे आपको फोकस करना है कि कमज़ोर, आप कमज़ोर किसी भी एंगल से हो सकते हो, उनको पूरा समर्थन इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी में दिया जाएगा और उनकी मदद भी की जाएगी। ये हमारे उनमें से एक एग्जाम्पल आपके सामने खुद ही है, ठीक है।
These elements must be incorporated taking into account the local and global needs of the country and with a respect for and deference to its rich diversity and culture, instilling knowledge of India and its varied social, cultural, and technological needs, its inimitable artistic language and knowledge traditions, and its strong ethics in India's young people is considered critical for purposes of national pride, self confidence, and self knowledge, कॉरपोरेशन एंड इंटीग्रेशन। देखो ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है ना जब हम सबको एक बराबर ला करके रख सकें। एक बराबर का मतलब ऐसे नहीं कि सभी बच्चों को इन्हीं स्कूल्स में नाम लिखवाना है एक साथ, ऐसा कि समाज में सबको एक तरीके से ट्रीट किया जाए, एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ भी दिलाई जाएँ। जैसे कि कोई एक बच्चा बहुत अच्छे कॉलेज में जाता है, बहुत अच्छी चीज़ें सीख के वो आगे बढ़ गया, उसको जॉब मिल गई। कोई गांव का गरीब बच्चा है, उसको कॉलेज में एजुकेशन ही नहीं मिल पाई, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें इस एनईपी में की गई हैं, उसको हम पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर जैसे प्रीवियस पॉलिसीज़ की बात हो रही है, तो जो ये फैक्ट्स वाली बातें होंगी ना, उनको हमको ऐसे उड़ा उड़ा के पढ़ना है। वहाँ से जो भी बातें आएंगी फैक्ट्स में ही आएंगी। पहली एजुकेशन पॉलिसी कहाँ पर आई थी वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी आई थी 1986 में, अपडेट हुई थी 1992 में। उसके बाद 21st सेंचुरी यानी कि 2009 में आई थी। याद रखना जो राइट टू एजुकेशन वाली बात है, आरटीई एक्ट 2009, उस पर भी क्वेश्चन यहाँ के थ्रू बन सकता है क्योंकि इसके बारे में बात हुई है इस पॉलिसी में। अब इस पॉलिसी का प्रिंसिपल क्या है उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ है ना पूरी एनईपी समझ लीजिए इसी एक पेज में समाई हुई है। प्रिंसिपल ऑफ दिस पॉलिसी अगर आप देखोगे तो सिर्फ यही है। इसको हम एक अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि चीज़ समझेंगे। उसके बाद जो एनईपी में बचेगा ना वो रहेगा सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट। और जैसे कि यहाँ पर सेकेंडरी, मिडिल, प्रिपरेटरी, फाउंडेशनल, ये सब चीज़ें जब आप समझते जाओगे तो पेज टू पेज ऐसे हवा में भनाभन उड़ता जाएगा। मैंने आपको आधे घंटे की रीडिंग करके क्यों दिखाई कि आप भी भैया थोड़ी रीडिंग करो। मेंस में आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करनी है तो क्या करोगे, रीडिंग नहीं किए रहोगे, आप खुद ही लिख नहीं पाओगे भाई। जब आप रीडिंग करते हो तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपको नए वर्ड्स पता रहते हैं, आप उनको वहाँ पर जा कर के लिख पाओगे। वहाँ पर एनईपी पे क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन आपके सब्जेक्ट से आएगा। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी पढ़ने की तो आप अपना सब्जेक्ट भी आसानी से पढ़ पाओगे। जैसे मल्टीलिंग्विज्म की बात हो रही है, अब एनईपी में जो भी टॉपिक आए वहाँ से हमको खुद से क्वेश्चन बनाना है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी याद है ना, उसी के तहत जैसे कि मल्टीलिंग्विज्म की बात आएगी तो एनईपी क्या कह रही है कि भैया जो आपकी लोकल लैंग्वेज है यानी कि मदर टंग है उसमें बच्चों को 5 तक की एजुकेशन होनी चाहिए, 8 तक हो जाए तो बहुत बढ़िया, ऐसा स्कूलों को सजेशन दिया गया है। अब जैसे हम अगले पॉइंट पे चलेंगे, अगला पॉइंट क्या आएगा, अगला पॉइंट आप खुद से ढूंढ लो। हाँ देखो संस्कृत वाला सिस्टम की बात हो रही है और अपने ओल्ड ट्रेडिशंस पे भी फोकस किया जाएगा, वहाँ से जो भी बेस्ट चीज़ें हैं उनको भी निकाला जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी हो रही हैं। इंडियन साइन लैंग्वेजेस की बात हो रही है, विल बी स्टैंडर्डाइज across the country and national and state curriculum materials developed for use by students with hearing impairment. Local sign languages will be respected and taught as well where possible and relevant। जहाँ पर भी ज़रूरी हो, जहाँ पर भी पॉसिबल हो वो किया जाएगा। इंडियन साइन लैंग्वेजेस को इम्प्रूवमेंट दी जाएगी हर एंगल से। करिकुलम इंटीग्रेशन में क्या है, एसेंशियल सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, स्किल्स की, कैपेसिटीज़ की। अच्छा वोकेशनल ट्रेनिंग की बात हो रही है, क्लास 6 से स्टार्ट की जाएगी। एनसीएफएससी की बात हो रही है, कैसे आप स्कूल के करिकुलम को फ्रेम करोगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, टेक्स्ट बुक की क्वालिटी कैसी इंप्रूव हो उस पर भी बात की गई है। तो एनईपी में इन सब चीज़ों की बात नहीं होगी तो कहाँ होगी। जैसे कि आपसे सवाल पूछेगा परख पे, ठीक है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे पे सवाल पूछेगा, तो सवाल तो हर जगह से आएगा। बस आप जब लाइन बाय लाइन पढ़े रहोगे आपको पता रहेगा कि आप डॉट्स कैसे कनेक्ट कर रहे हो। बाकी आप ये वीडियो इग्नोर भी अगर यहाँ कर दिए हो तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो इग्नोर करेगा वो यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, ठीक है। उसको पता होना चाहिए कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी कंटिन्यूअस है, इवैल्यूएशन भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, सारी चीज़ें कंटिन्यूअस पे फोकस की गई हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट पे क्यों फोकस किया गया है, इसीलिए कि भैया टीचर्स का भी हम विकास कर सकें, बच्चों का भी विकास कर सकें। उसके लिए अलग अलग अप्रोचेस इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमको सुझाई गई हैं या सरकार को सुझाई गई हैं, सरकार पब्लिक को सुझा रही है हर एंगल से। मतलब भाई हमारी ग्रोथ वो चाह रहे हैं, उनकी ग्रोथ हम चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमको भी पढ़नी है। अगर मैं नहीं पढ़ा पाऊँ
तो आपकी जिम्मेदारी है, आप प्रिंट कराओ इसको या बिना प्रिंट कराए अपने ब्राउज़र में, मोबाइल में, जहाँ भी पढ़ना है पढ़ो। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है एनईपी। इतना तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी दोस्त, क्योंकि 10 नंबर फ्री फंड के हैं। ये सब चीज़ें आप पढ़े रहोगे, आप ही के लिए भला करने वाली बन जाएंगी ये सही समय पे। क्योंकि जो 9-10 नंबर यहाँ से खींच लिया वो तो ऐसे ही आगे निकल गया। अगर 60 टारगेट है 100 में से, तो अब सिर्फ 50 ही टारगेट करना पड़ेगा 90 में से, जो कि ईजी हो जाएगा। 15 रीजनिंग, 15 कंप्यूटर, 30 तो यहीं से लगभग बन जाएगा। ठीक है। और चलो 10 जीएस का भी जोड़ लें तो 40 में से 30 तो बनना ही तय है, क्योंकि यहाँ 2-3 तो सही हो जाएंगे और यहाँ दोनों में मिला के 2-3 गलत हो जाएंगे, तो बात तो वही हो जाएगी ले दे के। तो बस यार यही थी वीडियो। यहाँ तक तो कोई आया नहीं होगा, अगर कोई आया है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं, नमस्कार।